देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने को लेकर गठित जेपीसी पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में थी, जहां पर उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कहा है कि राज्य के अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को 4 महीने के भीतर समिति को सौंपा जाए ताकि उस पर समिति चर्चा कर अपना अंतिम निर्णय ले सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। तो देहरादून में विकास के कार्यों को लेकर और साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोगों की राय ली गई और इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और ज़्यादातर लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा है कि एक बार में अगर देश में इलेक्शन होते हैं तमाम राज्यों के, तो इससे विकास कार्यों को और ज़्यादा प्रगति मिलेगी। देवभूमि और वीर भूमि पे मैं सत सत नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित वारब और कैची मार्ग पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे हो रही असुविधा और नुकसान को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम से समाधान करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस दौरान कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। वारब का मामला बड़ा गंभीर मामला है। हम बराबर बयान दे करके ट्वीट करके इनको सावधान कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे। अब भी जो बात कह रहे हैं वो बेईमानी है, उसको ये जमीन पर नहीं उतारने जा रहे हैं। और इसलिए अब हमने तय किया है यदि आज नहीं होगा तो इसके बाद कमिश्नर का घेराव करेंगे और कमिश्नर से नहीं होगा तो चीफ सेक्रेटरी का घेराव करेंगे। लेकिन इस सरकार की कमर पर हम प्रहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत और गैरसैंण की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ उस अर्थव्यवस्था पर चोट की है, उसकी कमर पर चोट की है। जिस तरीके से दाम बढ़े हैं वारब के पुल के कारण और कैची धाम के जाम की वजह से, वो असहनीय है लोगों के लिए, असहनीय है। ये लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे। और कैची धाम में कब से कह रही है बाईपास, अरे बाईपास ही बना दो। हमने नहीं तो 3 साल पहले मैंने इनको प्रपोजल दिया था, जो हमारी सरकार में आधा अधूरा इम्प्लीमेंट भी हुआ, यहाँ के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने का, जो कालाधुनी से हो करके जो है यहाँ बेताल घाट और बेताल घाट से मेन सड़क से खैरना भुजान हो करके अल्मोड़ा आएगा। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है और विकास अवरुद्ध हो चुका है। भ्रष्टाचार
ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एक गठजोड़ है अधिकारियों का, अपराधियों का, माफियाओं का, सरकार का, एक सिंडिकेट बन चुका है और यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन को बेचा जा रहा है। रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरी मिलना असंभव सा लगता है, पलायन लगातार जारी है। यहाँ का जो हमारा अल्मोड़ा से लेकर हल्द्वानी का जो हमारा ये मार्ग है, अल्मोड़ा से लेकर गर्म पानी कैची धाम तक, ये नेशनल हाईवे है। यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, ध्वस्त है और क्वारा पुल का निर्माण कई वर्षों से लंबित है। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार। देखिए, सरकार ने लगातार इस क्षेत्र की अनदेखी की है। लंबे समय से क्वारब में पुल के बाद बनने के बाद से जो घटनाक्रम हुआ है, सबने देखा है, लोग परेशान हैं, आवाजाही बंद है, लोगों की जान को खतरा है। सरकार को कोई मतलब नहीं, पैसे दे रखे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। कैची धाम का ये हाल है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे का जाम लग रहा है। हमारे मरीज मर जा रहे जाने से पहले। पहाड़ों में पहले ही डॉक्टर नहीं है, रिफर सेंटर बना के रख दिए हैं और जब मरीज को हल्द्वानी ले जाया जा रहा है, रास्ते में लोग दम तोड़ दे रहे हैं क्योंकि घंटों जाम में फंसना पड़ा। सारे होटल अल्मोड़ा के, कसार देवी के, कौसानी के, बागेश्वर के, कपकोट के, रानीखेत के, चंपावत के, सारे होटल खाली पड़े हैं क्योंकि अब टूरिस्ट आ ही नहीं रहा, डर के मारे कि 5 घंटे जाम में फंसना पड़ा। सरकार क्या कर रही है? माहौल बना के रख दिया है। हमारे लोगों में वैसे ही बेरोजगारी का दिक्कत है। सरकार के भू माफिया, खनन माफिया हावी हो रखे हैं, पूरा जंगल खो। केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव किए गए थे और उसी के तहत परीक्षा को लेकर भी नियम कायदे बदले गए। नई शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 साल में 2 बार कराने की बात की गई और अब उत्तराखंड सरकार भी नई शिक्षा नीति को अपनाने जा रही है। उसी के तहत अब राज्य में भी हाई स्कूल की परीक्षाएं 1 साल में 2 बार करवाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्रावधानों को राज्य में समाहित करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब उत्तराखंड बोर्ड में भी हाई स्कूल की परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी। इस विषय पर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परीक्षा पैटर्न को सीबीएसई बोर्ड भी अपनाने जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार इस प्रक्रिया को अपनाएगी। ये एनईपी 2020 जो है उसके तहत सीबीएसई के द्वारा भी निर्धारण किया गया है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो चूंकि एनईपी 2020 एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें विचार किया जा रहा है उत्तराखंड में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें पूर्ण तरह से हमारा राज्य लागू करना है। तो उसी बारे में डिसीजन लिया जा रहा है कि हम भी परीक्षा को 2 बार संपन्न करवाएंगे। ये एनईपी 2020 जो है उसके तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी को लेकर डीएम 7 बंसल ने बताया कि जिला प्रशासन ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहा है जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर तमाम विभाग, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या फिर नगर निगम या फिर पुलिस विभाग, सभी को अतिक्रमण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ हमारी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति में निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई।
और अब खबर हेमकुंड साहिब से है। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। तीनों गुरुद्वारों को फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी हेमकुंड साहिब की तैयारी को लेकर व्यवस्थाएं कर ली हैं। आपको बता दें कि कल पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा। लगातार चारधाम की और हेमकुंड साहिब यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्योंकि वहाँ गोविंद घाट में ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा में, जो पूर्ण हो गया है और विगत दिन में पूरे हेमकुंड साहिब धाम में बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। उसके अतिरिक्त जो वहाँ 858 घोड़े खच्चर रजिस्टर हुए हैं जिनका एक्विन इन्फ्लुएंजा के लिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है और रास्ते भर में वाटर एटीएम्स और घोड़ों की चरही का काम पूरा हो चुका है। और इसके अतिरिक्त कुछ माइनर काम वहाँ पेंडिंग है, जैसे स्ट्रीट लाइट के रिपेयर और ये रास्ते के माइनर रिपेयर वर्क पेंडिंग है, जिनको कपाट खोलने से पहले पूर्ण कर दिया। शहर के भीतर संचालित हो रही सरकारी बसों में अक्सर आम जनता को टिकट लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कभी बसों का संचालन करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर टिकट देने से ही मना कर देते हैं। लेकिन अब इस परेशानी से लोगों को राहत मिलने वाली है। इस परेशानी को देखते हुए आरटीओ इस पर काम कर रहा है और इस बार आरटीए की बैठक में ई टिकट कॉन्सेप्ट को रखा जाएगा, जिसके बाद बसों में मैनुअल टिकट न लेते हुए यात्री ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करवा सकेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि जल्द ही इस सुझाव को आरटीए की बैठक में प्रस्तावित कर लागू किया जाएगा। हमारा ये प्रयास है, क्योंकि अभी तक कुछ शिकायतें मिलती हैं कि बसेस टिकट नहीं दे रही हैं या टिकट प्रॉपर नहीं दे रही है, तो ई टिकट से हमारा ये इंश्योर हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों में कितने लोग गए हैं। एक तो हमारे को पब्लिक का संख्या भी पता चल जाएगी और लोगों को ई टिकटिंग के माध्यम से एग्जैक्ट अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ के टिकट भी मिल जाएंगे। इसको हम आरटीए में प्रस्ताव रखेंगे और जितनी भी हमारी सिटी ट्रांसपोर्ट रिव्यूज़ हो। ऋषिकेश क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अब सख्त हो गया है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर प्राधिकरण की गठित 5 टीमों ने क्षेत्र में 6 अनाधिकृत निर्माणों को सील करने का काम किया है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है कि अभियान अतिक्रमण को सीज करने तक नहीं रुकेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जाम की एक लगातार समस्या बनी रहती है पार्किंग नहीं होने से, तो वो सीलिंग करके हम लोग उसमें एक तो पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं ताकि कोई अवैध निर्माण न करे। साथ ही साथ गंगा जी के किनारे भी हम लोगों को लगातार सतत निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि गंगा जी के किनारे से 100 मीटर तक के किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है, तो उसमें भी अगर कोई करता है तो उसकी कार्रवाई करते हैं। तो ऋषिकेश में हम लोगों ने एक विशेष अभियान इसको लेकर के चला रहे हैं ताकि कोई भी अवैध निर्माण ना हो पाए। सर, कितना पुराना निर्माण जो है इसकी जद में आएगा क्या? क्योंकि अगर आप 100 मीटर की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत पुराने निर्माण भी हैं। कितने पुराने निर्माणों को आप इसमें बोल? नहीं, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था 2017-18 के आसपास, उसके बाद से इस पर लगातार निगरानी। शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए कुछ समय पहले डस्टबिन फ्री टून शुरुआत की गई थी, जिसमें कि शहर के भीतर मौजूद सभी कूड़ेदानों को हटाया गया था और आम जनमानस से ये अपील की गई थी कि कूड़ा उठाने की गाड़ियों में ही वो अपने घरों का कूड़ा डालें। हालांकि नगर निगम की ये पहल धरातल पर सफल साबित नहीं हो सकी। अभी भी कई जगहों से शिकायत मिलती है कि लोगों के द्वारा खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है। वहीं नगर निगम ऐसे स्थानों का चिन्हित कर ट्रॉलियों के माध्यम से तो कूड़ा उठान किया जा रहा है, लेकिन ये अपील भी जनमानस से लगातार की जा रही है कि वो कूड़े की ओपन डंपिंग ना करें। बिल्कुल लगातार अपील भी की जाती है। जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं क्षेत्र में और जितने भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ओपन डंपिंग को अलाउ ना करें। वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी हमने डिप्यूट की हैं। काफ़ी सारे हमारे मेजर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे जहाँ पर कि बल्क में वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर गिराने की शिकायत मिल रही थी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी डिप्यूट की गई हैं। 47 ट्रॉलीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को, कि ताकि वो अपने क्षेत्रों में इन सभी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को किल कर सकें।
लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील है कि कहीं भी खुले में कूड़ा ना डंप करें। कंसर्निंग ट्रॉलीज में और जो कंसर्निंग क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स हैं उनसे समन्वय बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में अगस्त्य मुनि में भव्य एवं विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों और अन्य लोगों ने प्रतिभाग लिया। वहीं केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी भी इस रैली में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने विजय हासिल की है। हमारी बेटियों ने विंग कमांडर की भूमिका में इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में अगस्त्यमुनि नगर में सभी व्यापारी बंधुओं ने, स्कूली छात्रों ने और नागरिकों ने एक तिरंगा सम्मान रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भागीदारी की और पूरे जोशो खरोश के में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफलता के साथ हम लोगों ने विजय हासिल की है, तो निश्चित तौर पर हमारी सेना को लेकर और सेना में जिन बेटियों ने विंग कमांडर की भूमिका में इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और भारत। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में ग्रामीण इलाकों में वन्य जीवों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौड़ी तहसील के अंतर्गत गुलदार और अज्ञात जंगली जानवरों द्वारा लगातार पालतू जानवरों पर हमला किया जा रहा है। बीती रात भी ओलना गांव में गुलदार ने कुल 23 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग को क्षेत्र में ग्रस्त बढ़ाने और पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्षेत्र के आसपास के स्कूलों को बंद करने की भी आदेश जारी किए जाएंगे। 6 माह से हमारे मनियार सिंह पश्चिमी तहसील पौड़ी के अंतर्गत विकास कंकल जी काल में अब ये जानवर है कोई, अब इसका भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हम कि ये बाघी है या भालू है क्या है, लेकिन आंखों किसी ने नहीं देखा। रात को आ रहा है, छतों को तोड़ रहा है और पशुओं को हानि पहुंचा रहा है। ये इसी गांव में अगर मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ धारी गांव में, तो 6 जनवरी को 12 बकरी खाई थी सोनलाल के और फिर आज 14 बकरी उन्हीं के घर में फिर मार दिया है। तो एक ही पशु। पूर्व विधायक महेश नेगी पर लगे दुष्कर्म के आरोप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी और पूर्व विधायक महेश नेगी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लंबे समय से न्याय की तलाश कर रहे पूर्व विधायक ने न्याय मिलने पर कोर्ट का धन्यवाद किया। अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 22 मई को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं पूर्व विधायक के द्वारा 2 करोड़ की मानहानि और उनकी पत्नी ने ब्लैकमेलिंग का मामला कोर्ट में चल रहा है। राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग पूरा बैरी हो। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और आज मुझे इस बात की खुशी है और इस बात का दुख भी है कि बहुत लंबे समय मैं बड़ा पीड़ित तरीके से रहा और मेरे परिवार को और मेरे को बहुत सी वेदनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन आज न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया उससे मुझे खुशी है, प्रसन्नता है और मेरे दिल में न्यायालय के प्रति सम्मान। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। साल कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने पिछले 1 महीने में हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में तेजी से फैला है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि अभी यहां स्थिति सामान्य है और इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में बैठक डीजी मैडम के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि कोविड से संबंधित जो भी ज़रूरी आपको दवाइयाँ हैं, जो भी लॉजिस्टिक हैं, उसको देख लें, चेक कर लें कि उसे उपलब्धता उसकी है कि नहीं है। जो भी आपको मास्क चाहिए उसके लिए या अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे पीपी किट है, उसके अलावा जो टेस्टिंग किट है ना, तो वो आपके पास में है कि नहीं है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। और साथ में जो है अपने यहाँ पे अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड जैसे वो बना लें, उसको देख करके अगर केसेज आते हैं तो कैसे इनको ट्रीटमेंट करेंगे। फ्लू क्लिनिक का आइडेंटिफाई कर लें कि अगर केसेस बढ़ते हैं सर्दी जुकाम बुखार के, तो कहाँ पर आप अलग से इनको देख सकते हैं करके, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लें। ये सब निर्देश जो है दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे द्वारा एक पत्र के माध्यम से सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और सरकारी हॉस्पिटल्स को भी, कि इस संबंध में अपनी पूरी तैयारी कर लें। अपने यहाँ ज़रूरी जो उसके लिए चीज़ें हैं वो देख लें कि मास्क आपके पास में ज़रूरी है कि नहीं है। प्रदेश में 15 जून के आसपास मानसून दस्तक देने जा रहा है और इसी को लेकर मानसून से पहले आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल हर साल मानसून के दौरान सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते यातायात बाधित हो जाता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपदा और लोक निर्माण विभाग अभी से ही मानसून सीजन से संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। हालांकि मानसून सीजन के दौरान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की भी होती है। देखिए, मानसून निश्चित रूप से हमारे लिए एक चैलेंज का टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड या इस तरह के इशूज आते हैं। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। हमारे पास पूरा हमारा एसओपी बना हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे मशीन लगानी है। तो पूरा डिटेल एसओपी है, उसके हिसाब से हम लोग मशीनें और मैन पावर डिप्लॉय करते हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो जैसे ही हमको ये अलर्ट आएगा या सिग्नल आएगा कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा जो एसओपी है उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे और सभी जगहों पे जो अफेक्टेड जगह हैं, जो इंपॉर्टेंट रोड है हमारे, उनमें मशीनें लगाना, मैन पावर लगाना, सारे नंबर डिस्प्ले करना और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। जो भी हमारे पुल हैं, हमारी सड़कों पे जो पुल बने हुए हैं, उनको साल में 2 बार। देखिए, जो मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार वीसी जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग एक बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं। पतरामपुर क्षेत्र में हो रही भीषण गर्मी को देखते हुए वन विभाग की ओर से वन्य जीवों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए वन विभाग की ओर से पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 7 वाटर होल बनाए गए हैं। और कुछ वाटर होल्स की बात करें तो प्राकृतिक पानी और कुछ वाटर होल्स में टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। वन्य क्षेत्राधिकारी पतरामपुर महेश बिष्ट ने कहा है कि गर्मी अपने चरम पर है, ऐसे में वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर ना जाएं, इसके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर होल हैं, जिनमें पानी भर दिया गया है और जो और एक मतलब पूरा भर दिया गया है। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष, जो गांव की तरफ जानवर आते थे, उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, जहाँ मतलब यहाँ पर टैंक